हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पढ़ बेटा में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा 12th क्लास के बच्चों का हिस्ट्री का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर। मैंने आपको सैम्पल पेपर 2 प्रोवाइड करवाया था, सिर्फ उसमें आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए थे और उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा, साथ में क्वेश्चन भी आपको बताऊँगा। क्योंकि बच्चों को क्या है कि कई सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल रहे हैं, तो मैं जो है आपको सीधा सीधा एक पूरा का पूरा प्रॉपर एक वीडियो में सारा आंसर प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको सैम्पल पेपर 1 प्रोवाइड करवाया था, सैम्पल पेपर 1 के भी मैंने आंसर प्रोवाइड कर दिया है, तो उन सभी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर देखना। फिर भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से आपसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की नई वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपको समय समय पर मिलती रहे। और भी अगर आपको किसी सब्जेक्ट की चाहिए होगी तो रिक्वायरमेंट होगी तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर भी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बी स्टार्ट नाउ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, आप यहाँ पे देख लीजिए कि उदाहरणों की मदद से सिद्ध कीजिए कि हड़प्पाई लोगों ने पूरा वस्तुओं को खरीदने या आदान प्रदान के लिए पश्चिमी एशिया के साथ संपर्क स्थापित किए। तो इस चीज़ों को आपको यहाँ पे सिद्ध करना, प्रूफ करना है, ठीक है, कि उदाहरणों के साथ आपको यहाँ पे बतानी है क्या चीज़, कि हड़प्पाई लोगों ने जो है पुरातत्व वस्तुओं को खरीदने या आदान प्रदान के लिए पश्चिमी के साथ संपर्क स्थापित की, ये चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैंने आपको यहाँ पे एक आंसर प्रोवाइड करवा दिया सभी क्वेश्चन के। आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट है, ये देख लीजिए। सुदूर क्षेत्रों में संपर्क के द्वारा ही कच्चा माल प्राप्त किया जाता था, जैसे कि तांबा हो गया, ठीक है। और भी मैंने यहाँ पे आंसर बता दिया। रासायनिक विश्लेषण के द्वारा ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई वस्तुओं दोनों में निकल के अंश मिले हैं, जो दोनों साझा उद्भव होगा, है ना। ये चीज़ें आपके यहाँ पे आंसर देख लीजिए यहाँ पे भी। तो ये था आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन आपका कहता है कि विरूपाक्ष मंदिर एक महत्वपूर्ण स्थापत्यक, धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। कथन को उपयुक्त उदाहरणों के सहित स्पष्ट कीजिए। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दें कि विरूपाक्ष मंदिर बहुत महत्वपूर्ण स्थापत्य था, ये बहुत इसके ऊपर जरूर क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर भी आप एक बार पढ़ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है कि अभिलेखों के अनुसार सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं-10वीं शताब्दियों का था, जिसे बाद में विस्तृत किया गया था। और मुख्य मंदिर के समक्ष बने मंडप को सूक्ष्मता से उत्कीर्णित स्तंभों से सजाया गया था, है ना। पूर्वी गोपुरम का निर्माण देव राय ने करवाया था। देव राय जो थे वो बहुत बड़े शासक है, इनके ऊपर जो है कई बार और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इनको जरूर आपको याद कर लेना इनके बारे में। फिर यहाँ पर क्या कहता है कि मंदिरों के सभागारों में देवताओं की मूर्तियाँ, संगीत, नृत्य और नाटकों के विशेष कार्यक्रम को देखने के लिए रखी जाती थी, है ना। मंदिर में सब चीज़ें बताया जा रहा है। फिर यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि मंदिर परिसर की चारित्रिक विशेषता रथ गलियाँ हैं, जो मंदिर के गोपुरों में सीधी रेखा में इन गलियों के दोनों और स्तंभों वाले मंडप थे, जिनमें व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे। यानी जैसे लगता था ना फुटपाथ पे, रोड पे जो है कि भाई ये बीच में गलियाँ होती थी और साइड साइड में जो दुकानें लगती थी, वो चीज़ यहाँ पे बता रहा, तो वैसा वहाँ पर भी था, ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर के भी अगल बगल में। तो ये चीज़ें मैं हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप जरूर एक बार देख लें, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा तो। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में विस्तार में कृष्णदेवराय के योगदान पर प्रकाश डालिए। मैंने कभी भी समझाया आपको कि कृष्णदेवराय बहुत बड़े शासक है, इनके ऊपर जो है कई बार क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो इनको आप जरूर याद कर लेना, इनके बारे में, इनकी जीवनियाँ, इनकी उल्लेखना, इनके योगदान जो भी है आप जरूर याद कर लेना। यहाँ से देखिए आंसर आपका है, कृष्णदेवराय के शासक के चारित्रिक विशेषता विस्तार और दृढ़ीकरण था, और इस काल में यानी 1512 में तंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र, ठीक है, जो रायचूर दोआब हासिल किया गया, ये उन्होंने बताया, उनके द्वारा हासिल किया गया था। 1514 में उड़ीसा के शासकों द्वारा दमन किया गया है, और यहाँ पे 1520 में बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह से पराजित कर दिया कृष्णदेवराय ने, है ना। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख लेना। उन्होंने ये भी यहाँ पर ये भी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता भाई, कि 1 नंबर में भी आ सकता है कि उन्होंने अपने माँ के नाम पर एक विजयनगर के समीप ही नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की थी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद करना, नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की थी अपने माँ के नाम पे, और विजयनगर के पास में ही था ये, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि दक्कन के देहाती इलाकों में रैयतों के जीवन पर अमेरिकी युद्ध के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए, है ना। ये आपका क्वेश्चन है, ये देखिए आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट है, कहाँ से लेकर के अच्छा प्रभाव क्या पड़ा, ये चीज़ आप एक बार पढ़ लेना। मैं हर एक चीज़ नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और अपनी लैंग्वेज में इसको लिख दीजिए, बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है।
क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है और इनके आंसर थोड़े से लॉन्ग होंगे, ज़्यादा नहीं बट थोड़े होंगे। ये अच्छा बुरे प्रभाव है ये, ठीक है, और वो अच्छा प्रभाव था, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान हिंदू और मुसलमानों के बीच धार्मिक भेद के लक्षण क्यों नहीं दिखाई दिए, है ना। इसका आंसर आप देख लीजिए, यहाँ से लेकर के आज का आंसर यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। एक एक पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, कोई भी आपको मुश्किल यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। छठा क्वेश्चन कहता है 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के दौरान प्रचलित पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श तथा स्त्री पर संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार का वर्णन करना है, ठीक है। आपको पता होगा कि पितृवंशिक व्यवस्था क्या होती है। जैसे क्या होता है कि परदादा से दादा, दादा से पिता, पिता से बेटा और बेटा से पुत्र, है ना, और उसका पुत्र, यानी जो पुरुषों के ऊपर मतलब पीढ़ी चली आ रही है वो पितृवंशिकता होती है। उस पर क्या है कि स्त्री और पुरुष के क्या अधिकार आ रहे हैं अलग अलग संपत्ति पर, वो भी चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। तो उनका भी यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने आपको यहाँ पे आंसर बता दिए। पितृवंशिकता व्यवस्था के क्या आदर्श हैं, ये चीज़ें आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे हुआ था ना पांडवों और कौरवों के बीच जो है यहाँ पे, ये देखिए संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार क्या हैं, ये चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। जैसा आप यहाँ पे देख लीजिए कि क्या कह रहा है कि महाभारत के अनुसार उस संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार थे। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक संपत्ति पर पुरुषों का अधिकार होता था, यानी जो पिता से चला हुआ आ रहा है, और ज्येष्ठ पुत्र मतलब जो बड़ा पुत्र होता था विशेष भाग का अधिकारी होता था, ठीक है। उसके बाद स्त्रियों का कोई अधिकार नहीं था, केवल विवाह के समय मिले उपहारों जिसे स्त्री धन कहा जाता था पर उसका स्वामित्व होता था, यानी स्त्रियों का सिर्फ उसी चीज़ पर अधिकार था और किसी चीज़ पर नहीं। फिर यहाँ पर क्या कह रहा है, इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी और इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है, स्त्रियों का जो शादी हो जाता था, जो उनको दहेज में मिलता था वही उनका अधिकार होता था, बाकी सब जो है वो पैतृक अनुसार जो है वो उसके पिता का जो होता था वो उसके बेटे का हो जाता था, है ना। ज्येष्ठ पुत्र का इसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी होती थी। यहाँ पर बताया गया था कि ज्येष्ठ पुत्र का जो है सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो विशेष भाग का, है ना। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है कि पति पत्नी की निजी संपत्ति की क्या धारणा थी, ये चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है, आप इसको भी एक बार देख लें, पढ़ लें, क्योंकि आंसर थोड़े से लॉन्ग है तो मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। सातवां क्वेश्चन आपका क्या कहता है, महाभारत का विश्लेषण करते समय इतिहासकारों द्वारा विचार किए गए पहलुओं का वर्णन कीजिए। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में वी.एस. सुक्तांकर और अनेक विद्वानों के प्रयासों का भी वर्णन कीजिए, ठीक है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है, इनके बारे में आप जरूर याद कर लेना। जो यहाँ पे वी.एस. सुक्तांकर है ये भी एक बहुत बड़े इतिहासकार है, तो इनके बारे में आप जरूर याद कर लेना। इसका आंसर आप देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। किन किन चीज़ों का ध्यान रखते थे मैंने यहाँ पे सब चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। विशेषताएं इसके पढ़ लीजिए आप क्या है कि आरंभ के देशों में विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृति पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया था। सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना की गई। उसके बाद क्या बताया उन्होंने, कह रहे कि उन श्लोकों का चयन भी किया गया जो पांडुलिपियों में पाए गए और उनका प्रकाशन 1300 पृष्ठों में किया गया और अनेक खंडों में भी किया गया, ठीक है। उसके बाद क्या कहा इन्होंने, उसके देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसको लिखने में 47 वर्ष लगे थे। सबसे बड़ी बात है भाई, 47 वर्ष लगे थे। और इस प्रक्रिया में दो बातें उभर कर आई जो मैंने यहाँ पे सामने लिख दी है, आप इसको भी एक बार जरूर पढ़ लें। क्या कहते हैं, आठवां क्वेश्चन आपका कहता है 16वीं और 17वीं सदियों के इतिहासों को समझने में ग्रंथ आईन अकबरी किस प्रकार एक प्रमुख स्रोत है, व्याख्या कीजिए। और इस काल में प्रयुक्त सिंचाई और तकनीकों के तरीकों को भी स्पष्ट कीजिए। ये भी थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है और इसका आंसर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईन अकबरी कई बार पूछा गया बच्चों से, है ना। तो आप इसको जरूर याद कर लेना कि आईन अकबरी है क्या, इसके महत्व क्या है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आंसर मैंने प्रोवाइड कर दिया है। आईन अकबरी आंकड़ों का एक वर्गीकरण करने के लिए एक बड़ी ऐतिहासिक परियोजना का परिणाम था और यह 1598 में पूरा हुआ था, जिसकी विशेषताएं मैंने नीचे लिख दी है। आइन का क्या क्या महत्व है आप यहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है। ये मैंने पॉइंट आपको नीचे लिख दिया। आप अपने देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे अधिक जानकारी सूचना और सिलसिलेवार तरीके से संकलित की गई थी, ठीक है। पहले 3 भागों का प्रकाशन विवरण, मंजिल आबादी, सिपाह आबादी, मुल्क आबादी प्रदान करते हैं, है ना। ये सब चीज़ें मैंने बता दी है। यहाँ पे लोगों के धार्मिक, साहित्य और सांस्कृतिक रीति रिवाजों का भी इसमें वर्णन किया गया है आईन अकबरी में।
तो इसका आंसर आप एक बार ज़रूर देख लीजिए, ताकि मैंने हर एक चीज़ यहाँ पे आपको अच्छे से प्रोवाइड करवा दिया है। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि परंतु आइन अकबरी में कमियां भी निकली। विशेषता तो ठीक है थी, लेकिन उसमें कुछ कमियां भी निकली। वो क्या क्या कमियां हैं, मैंने आपको यहाँ पे कमियां 2 बता दी है, आप इसको ज़रूर पढ़ लें, है ना। यहाँ पर क्या बता रहे, देखो, संरचनात्मक संख्यात्मक आंकड़ों में विषमताएं हैं, जो सभी सूबों के आंकड़ों को एक ही रूप में एकत्रित नहीं किए गए थे। फिर क्या कह रहा है, कुछ सूबों के राजकोषीय आंकड़े अच्छे प्रकार से दिए गए थे, तो अन्य क्षेत्रों में कीमती और मजदूरों आदि का वर्णन ठीक प्रकार से नहीं किया गया था आईन अकबरी में। तो ये उसकी कमियां थी। अब ये सिंचाई के किस प्रकार से तरीके थे, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। कि यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए सिंचाई जो है मानसून भारतीय कृषि की रीढ़ थी, लेकिन कुछ फसलों के लिए सिंचाई एकत्रित कृत्रिम उपाय भी किए जाते थे। ये चीज़ें आपको यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, कह रहे हैं सिंचाई कार्यों को राज्य की मदद भी मिलती थी। उदाहरण के लिए उत्तर भारत में राज्य ने कई नई नहरें नाले खुलवाए और कई पुरानी नहरों की मरम्मत करवाई, जैसे कि शाहजहां के शासनकाल में के दौरान पंजाब में शाह नहर का किया गया था, ठीक है। तकनीक का आप देख लीजिए, टेक्नोलॉजी की किस तरीके से वहाँ पे पहले थी। साधारणतः खेती परिश्रम पर आधारित थी, परंतु किसान पशु पर बल आधारित निम्नलिखित तकनीकों का भी प्रयोग करते थे। अब ये पशु बल पे आधारित का मतलब क्या है भाई, हल का इस्तेमाल जो करते थे वही चीज़ें तो है यहाँ पे, ठीक है। इसको एक किनारे पर लोहे की नोकीली धार का फाल लगाकर आसानी से लगाया जाता था, और इस प्रकार के हल मिट्टी को बहुत सारे गहरे नहीं खोदते थे, जिसके कारण तेज गर्मी के महीनों में नमी बची रहती थी, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, आप इसको जरूर पढ़ लेना आंसर सारा। अगला 9वां क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के जमींदारों द्वारा निभाई गई भूमिका की वर्णन कीजिए। जमींदारी व्यवस्था आपको पता होना चाहिए। जमींदारी व्यवस्था क्या थी भाई, कि जो किसानों से जो ऋण का वसूली करते थे वो जमींदार लोग करते थे, ठीक है। और ये अंग्रेजों के यहाँ काम करते थे। अंग्रेज इनसे ज़बरदस्ती जो है क्या करते थे, ऋण वसूली करवाते थे। इनको मजबूरन अपना ऋण वसूली करना ही पड़ता था, ठीक है, किसानों से, चाहे उनकी फसल उगे या न उगे, इनको जो है समय पर अपना ऋण ले जा करके उनको जमा कराना होता था। अगर ये ऋण वसूलने में थोड़ी सी भी हिचकिचाते थे या नहीं दे पाते थे, जमा करा पाते थे अंग्रेजों को, तो इनको अपने पद से हाथ धोना पड़ता था। यानी सिंपल सी बात, अंग्रेज जो है इनको पद से अपने हटा देते थे। ये देखिए आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट है। मुगल भारत में जमींदारों की भूमिका महत्वपूर्ण थी, जैसा कि वर्णन स्पष्ट होता है। तो आप यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर दिया मैंने सारा कुछ, आप एक बार पढ़ लीजिए आंसर, एक बार आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं यहाँ पे, ये आप अपने तरीके में भी लिख सकते हैं। इसका आंसर थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आंसर भी थोड़े से लॉन्ग ही होंगे, ठीक है। 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, असहयोग आंदोलन स्वशासन के लिए एक प्रशिक्षण था। अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फिशर के इस कथन को भारतीय राष्ट्रवाद के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए। आपका ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है, तो आप इसको भी देख लेना। इसका भी मैंने आपको आंसर प्रोवाइड कर दिया, आप एक बार अच्छे से देख करके पढ़ लीजिए, ठीक है। हाँ जी, ये देखिए आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट है। ये देखिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका कहता है, नमक सत्याग्रह अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी के अहिंसा के संघर्षों में से एक सफल अभियान था, कथन का विश्लेषण कीजिए, है ना। आपको पता होना चाहिए कि नमक जो सत्याग्रह आंदोलन था अंग्रेजों के खिलाफ, ये चीज़ था क्या, जब गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी, है ना। नमक यात्रा जब अंग्रेजों ने बैन कर दिया था, मतलब अंग्रेजों ने मना कर दिया था कि तुम जो अंग्रेजों ने मना कर दिया था लोगों से, भारतीय लोगों से, कि तुम जो है नमक नहीं बना सकते हो और गैर कानूनी होगा। तब गांधी जी ने जो है समुद्र किनारे जो जा करके नमक को बनाया और उस कानून का उल्लंघन किया, जो अपने आप को एक दंडवत उनके सामने प्रदर्शित किया, है ना। क्योंकि भाई अगर हमारे देश की चीज़ें तो हम ही ना इस्तेमाल कर पाए, तो अंग्रेज कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे भाई। जब हमारी चीज़ें तो हम नहीं इस्तेमाल करेंगे तो कौन करेगा, है ना। ये था आपका 11वां क्वेश्चन। इसका आंसर आप एक बार देख लीजिए। नमक सत्याग्रह की प्रमुख घटना यहाँ पे थी, 12 मार्च को गांधी जी ने साबरमती के आश्रम से समुद्र की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, है ना। दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे क्या कहता है, ये देख लीजिए। 3 सप्ताहों के पश्चात अपने गंतव्य स्थान पर उन्होंने पहुंचा। 3 सप्ताह के बाद, यानी 21 दिनों के बाद उन्होंने अपने जो है एक गंतव्य स्थान पर पहुंचा। नमक कानून को तोड़ा और खुद को कानून की निगाह में अपराधी बना दिया, और इस बीच देश के अन्य भागों में समांतर नमक यात्राएं आयोजित की गई, यानी लगातार जो है आयोजित होती रही।
फिर यहाँ पर क्या कह रहा है कि गांधी जी की नमक यात्रा की प्रगति। पुलिस द्वारा भेजी गई रिपोर्टों में कहा गया था कि गांधी जी ने स्थानीय अधिकारियों का आह्वान किया और वे सरकारी नौकरियां छोड़कर स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो गए, है ना, जिसमें कई सारे जाति के लोग भी शामिल हुए थे। उन्होंने ऊंची जाति के लोगों को अछूतों के साथ उनके द्वारा की गई गलतियों का प्रायश्चित करने को कहा। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख सबको एकजुट होने के लिए कहा। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार गांधी को शांत और निश्चित रहते थे और आगे बढ़ने के लिए उनकी शक्ति में वृद्धि होती रही, है ना। जैसे जैसे उनका जो है प्रकाशन या फैलता गया, उनके विचार विमर्श लोगों में, ठीक है, उनकी जीवनियाँ फैलती गई, जैसे जैसे वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होने लगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें थी। फिर यहाँ पर मैंने बता दिया नमक यात्रा का उल्लंघन उन्होंने क्यों की थी, उसका महत्व यहाँ पर क्या है, ये चीज़ आपको देख लीजिए कि गांधी जी विश्व की नज़रों में आ गए थे। विश्व की नज़रों में आना, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है नमक यात्रा का, ठीक है। नमक यात्रा से गांधी जी बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे। फिर यहाँ पे क्या था, महिलाओं द्वारा भाग लेना, यानी उसमें महिलाएं भी भाग लेने लगी थी नमक यात्रा में। फिर आपका अगला क्वेश्चन अगला पॉइंट क्या कहता है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को सत्ता में हिंसा प्रदान की आवश्यकता, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। तो खैर आपके 11 क्वेश्चन थे, 11 क्वेश्चंस के मैंने आपको आंसर टोटल प्रोवाइड करवा दिए। अगर आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको आंसर सारे के सारे प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। मैंने आपको जितने भी सैम्पल पेपर प्रोवाइड करवा दिए, आप उसको सैम्पल पेपर ज़रूर देखना। मैंने आपको सैम्पल पेपर 1 भी प्रोवाइड कर दिया और उसके भी आंसर मैंने आपको जो है प्रोवाइड करवा दिया है, तो आप उसको भी ज़रूर देख लेना, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको आंसर प्रोवाइड कर दिए सैम्पल पेपर 1 के, ठीक है। तो आप सभी को देख लेना, मैं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सैम्पल पेपर 1 उसका भी आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। सैम्पल पेपर 2 तो मैंने प्रोवाइड आपको क्वेश्चन करवा दिए और इस वीडियो भी मैंने आपको सैम्पल पेपर 2 के भी आंसर प्रोवाइड करा दिए। कुछ दिनों में आपके सैम्पल पेपर 3 भी आ जाएंगे, उसके भी आंसर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको इसमें किसी भी चीज़ की दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करना, ठीक है, मैं आपको उसका सोल्यूशन ज़रूर दूंगा। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर बताना, ठीक है। अगर मैं कोशिश करूँगा कि इस PDF में डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूँ, वरना मुझे कमेंट कर देना, पर्सनली मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। से एक रिक्वेस्ट ज़रूर है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपका वीडियो मिलता रहे। सो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।